वो बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन था हमारा कि वो चेंज मत करो ज़्यादा, और अगर किया भी है तो जो लोग अपनी राय दे रहे हैं वो ना ही दें, तो परेशान होगा या कुछ ऐसे एंग्स्ट में निकल गया होगा कुछ। आपने रोल छोड़ दिया और वो रोल किसी और को मिल गया। या इरफान भाई जो है ना मेरे, तो उन दिनों बिल्कुल काम वाम था नहीं इनसाइड एज के पहले, तो बहुत आंग्स था, फ्रस्ट्रेशन था लाइफ में। दो तरह के एक्टर होते हैं, पहले वो जो पर्दे पर आकर परफॉर्मेंस देकर चले जाते हैं और दूसरे वो जिन्हें हम एक्टर नहीं कलाकार कहते हैं और कला की उनको समझ भी होती है, और इनसे बेटर कौन जान सकता है कि कला के बारे में। तो वैसे तो आपको बता दें कि इन्होंने अपने एक किरदार से रेड में लोगों के दिलों को ही रेड कर दिया है। तो प्लीज़ वेलकम अमित जी टू टेली चक्कर। सबसे पहले तो मैं पूछूंगी कि सेकंड हाफ में आपकी एंट्री होती है, लोग तारीफ़ कर रहे हैं, आप सामने बैठे इसलिए नहीं, मैंने भी खुद फिल्म देखी है, आपके किरदार ने 4 चांद लगा दिया, और लोग ये भी कह रहे हैं कि अजय देवगन को आपके किरदार ने ओवरशैडो कर दिया है आपकी एक्टिंग ने। तो जिस तरीके से रिएक्शन और मैसेजेस आ रहे हैं, आप उनको कैसे डील करें, कैसे ले रहे हैं? यार ये ओवर शैडो वाला पता नहीं क्या चक्कर चल रहा है। ओवर शैडो नहीं किया है, वो अपना सब लोगों के अलग अलग किरदार हैं फिल्म में। आई थिंक लल्लन जो है वो शुरू से ही रेड 1 से ही एक कॉमिक रिलीफ के लिए था कैरेक्टर, और इस बार थोड़ा बहुत ही अच्छे तरीके से ऑथर बैक्ड था। जितनी भी इंटेंस फिल्म चल रही थी उसके अंदर यही कैरेक्टर जो है वो कॉमिक रिलीफ लेके आ रहा था, और बहुत अच्छी तरह से लिखा गया था। आई थिंक ओवर शैडो करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता अजय देवगन जी को। बट हाँ, मेरे काम की बहुत सराहना हो रही है, और जब भी आपके काम की तारीफ होती है, लोगों तक काम पहुंचता है आपका, तो आपको खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। सर कोई मैसेज है जो आपको ऐसे दिल को छू गया हो, कोई फ़ैन का मैसेज या कमेंट्स कोई पढ़ा हो आपने? नहीं, एक्चुअली सब यही तारीफ़ कर रहे हैं कि उनको बड़ा मज़ा आया काम देख के, बहुत अच्छा लगा उनको। बहुत सारे फैंस ने ये भी बोला कि जब भी मैं आ रहा था तो स्क्रीन में जान आ रही थी। अच्छा लगता है ये सब सुन के। सर रेड 1 और रेड 2 में आपका फेवरेट सीन कौन सा है, अगर आप शेयर करना चाहो तो? मुझे मेरा फेवरेटेस्ट सीन लगता है जिसमें मैं वो लास्ट में बोलता हूँ उसको कि आप बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो, तो वो कहती है हाँ बता रहे हैं। तो बताओ ना भाई, कब बताओगे? तो बहुत बहुत फनी वो एक्चुअली, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो जिस तरीके से हम लोगों ने किया है वो इतना स्क्रिप्ट में था नहीं, बट मैं काफ़ी फॉर्चुनेट हूँ कि राजकुमार गुप्ता जी ने मुझे काफ़ी सारे मौके दिए कि मैं इम्प्रोवाइज़ भी कर सकूँ और थोड़ा कैरेक्टर के साथ मज़े कर सकूँ, खेल सकूँ। तो बहुत सारी चीज़ें उससे भी निकल के आई। सर लगा था कि कानपुर का नन्हा सा अमित आज मुंबई में सुपरस्टार बन जाएगा, तो ये सपने जैसा लगता है? सुपरस्टार बनने का कभी ऐसा कोई मन नहीं था मुझे। एक्टिंग से प्यार था और मैं एक्टिंग करना चाहता था और ये परस्यू करना चाहता था अपना काम। और अच्छी बात यह है कि बहुत कम लोग होते हैं जिनको वो काम कर पाते हैं जो उनको एक्चुअली करने का मन है, जो वही उसी काम से उनका जीवन यापन चल रहा है, उनका प्रोफेशन बन जाता है। तो मैं अपने आप को उन कुछ चंद लोगों में से मानता हूँ जो खुशकिस्मत हैं, जिनकी रोज़ी रोटी जो है, घर गृहस्थी जो है वो ऐसे काम से चल रही है जो मुझे बेहद पसंद है। तो आई थिंक वो भी अपने आप में एक बहुत ही सक्सेसफुल चीज़ है। आपने जैसे बोला कि एक्टिंग में आपको सक्सेस मिल गया, कहीं ना कहीं डेस्टिनी का भी पार्ट रहता है, तकदीर भी रहती है, लेकिन बीच में ना कुछ एक्टर्स ये भी बोलते हैं कि अब हम पहले भी स्ट्रगल कर रहे थे, अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक्टर्स ऐसे भी हैं कि यार आपने चूज़ करा है ये, तो इसमें स्ट्रगल किस बात का है? और जैसे कि विजय राज ने बोला था कि स्ट्रगल ठीक है, आपने चूज़ करा, स्ट्रगल नहीं है, लेकिन विनीत जी ने बोला था कि मैं पहले भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, अभी भी लेकिन हमने कभी और जैसे आपके से भी नहीं सुना, आपने बहुत सारी सीरीज़ करी है महारानी, लेकिन हमने कभी आपके मुंह से नहीं। तो क्या ये फैंस के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि पीआर भी इसको काफ़ी प्रमोट करते हैं, तो इस पर आपका क्या टेक है? नहीं, कोई ऐसे क्यों बोलेगा, जो जिसको लग रहा होगा वो इसीलिए बोलेगा। विनीत ने अगर कुछ और बोला है तो उसको लग रहा होगा इसलिए बोला है। विजय भाई को जो भी लग रहा होगा वो उन्होंने बोला है। मुझे भी विजय भाई की बात से इत्तेफाक लगता है कि देखो, स्ट्रगल वो नहीं होती कि आप ज़िंदगी में लॉस्ट हो और आपको पर्पस ही नहीं समझ में आ रहा है। एक स्ट्रगल वो भी होती है। तो मे बी विनीत वो बातें नहीं कर रहा था, और
जब आपको अपना पर्पस मिल जाता है, आप अपनी ज़िंदगी क्या करके जीना चाहते हो, क्या करके गुजारना चाहते हो। जैसे मेरा पर्पस एक्टिंग है, फैमिली है, मेरी छोटी सी बेटी है, वो है। सबके अलग अलग चीज़ें होती हैं और कोई जानबूझ के क्यों इस बात को गिमिकी करेगा, मुझे नहीं लगता कोई करता होगा। सर हमने आपको ग्रे शेड्स में देखा है, काफ़ी इंटेंस आपने अभी तक जितनी भी सीरीज़ करी है उसमें ग्रे कैरेक्टर और इंटेंस है। तो अभी जैसे ऐसे रोल्स आते हैं तो आपका ऐसा होता है कि हाँ अब तो मैं कर लूँगा, या फिर अभी भी आपको मतलब आप सोचते हो उसमें एफर्ट्स डालते हो? मैं प्रोफेशनल एक्टर हूँ तो कर तो लूँगा ही, लेकिन ऑब्वियसली उसमें थोड़ा इंटेलिजेंस डालना पड़ता है, थोड़ा काम करना पड़ता है, चीज़ों को टटोलना पड़ता है। किसी किसी में क्या है, जैसे रेड वाला कैरेक्टर है, इसमें मैंने सोचा था कि बस इसमें रस निचोड़ना है सब, मज़े लेने हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं पूरे 2 घंटे की फ़िल्म में हूँ। तो मैं जब भी आ रहा हूँ तो मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे लोगों को थोड़ा एक कॉमिक रिलीफ देना है, हँसाना है। जितने मज़े मैं लूँगा, जितने रस मैं निचोड़ूँगा कैरेक्टर के, वो लोगों तक भी पहुँचेंगे। कुछ तरीके होते हैं काम के जो कि ऐसे करे जाते हैं, कुछ के लिए आपको ज़्यादा गहरा अध्ययन करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कुछ चीज़ें हैं जो आपके अंदर से ही इतनी ऑर्गेनिकली आ जाती हैं कि वो फटाफट हो जाती हैं, और हर काम का अलग अलग तरीका होता है करने का। जैसे कोई किरदार है जिसके लिए आपने एक्स्ट्रा एफर्ट डाला हो कि यार इसमें तो एक्स्ट्रा एफर्ट डाला होगा, या जो पास में आपने? ये आपने जो बात बोली ना, वो पहले वाले क्वेश्चन में, वो मुझे महारानी के टाइम पे लगा था सीज़न 1 में, कह रहे कर लूँगा मैं, निकल जाएगा ये वो, बट बहुत बड़ी गलतफहमी थी मेरी वो। तो पहले दिन मैं बहुत बुरी तरह से फंस गया था, क्योंकि महारानी में जितने भी डायलॉग्स वगैरह लिखे गए थे और जिस तरीके से उसको पेश किया गया था, वो एक बहुत ही सधा हुआ और एक फ्लोई शो था वो, कि हर लाइन में, हर वर्ड में उसका एक मीनिंग था, एक रीज़न था कि किस लिए वो लाइन लिखी गई है। तो आई थिंक मैं उस बात को पहले दिन समझ नहीं पाया और काफ़ी परेशानी हुई, बट फिर उसके बाद मुझे लगा कि अब इसमें तो बहुत कैसे क्या प्रोसेस रहा, फिर वो कैसे कम अप किया आपने? नहीं, वो कर लेते हो आप, बट क्या है कि वो पहला दिन डिफ़िकल्ट गया कि अरे यार मुझे, क्योंकि मैं बहुत इम्प्रोवाइज़ करके काम करता हूँ, और कभी कभी आप क्या करते हो एज एन एक्टर की लिखी हुई लाइनों को अपना बनाने के चक्कर में उनको थोड़ा हेर फेर कर देते हो, बदल देते हो, चेंज कर देते हो। वो बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन था महारानी में कि वो चेंज मत करो ज़्यादा, जो लिखा है उसको उसी तरीके से बोलो, क्योंकि वो उसकी एक लय है, और वो एक पॉलिटिकल लैंग्वेज है। मैं पहले दिन ऐसे ही चला गया, ये अरे कर लूँगा, निकल जाएगा ये वो, बट फिर जल्दी समझ में आ गया सीन करते वक्त कि ऐसे नहीं चलेगा। थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी इसके लिए। तो हाँ, वो रिस्ट्रिक्शन ज़रूर था, लेकिन उससे भी एक कभी कभी क्या होता है कि जब एक्टर्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है तो एक नए किस्म का हाँ, निकलता है। सर फैमिली का क्या रिएक्शन था, क्योंकि अभी तक तो हमने आपको ग्रे शेड्स और ऐसे ही देखा है, तो जब रेड में आपके थोड़ा सा कॉमेडी वाला हिस्सा देखा गया तो क्या रिएक्शन था? अरे मैं रियल लाइफ में बहुत कॉमेडी करता हूँ यार घर में, तो उनको बहुत अच्छा लगा काम मेरा, उनके साथ कॉमेडी करता रहता हूँ यार। मैं इंटेंस रोल बहुत ज़्यादा कर ली ना, तो लोगों को लगता है कि मैं बहुत सीरियस आदमी हूँ, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। घर वालों को अच्छा लगा, उनके साथ हंसी मजाक रोज़ चलता ही रहता है, और बहुत खुश हुए वो मेरा काम देख के, हमेशा खुश होते हैं। सर आपने महारानी किया, रेड किया, और इसके बाद इसी बीच में जब आपको तिगड़म आप आई आपको जब मिली, तो आपने 1 मिनट में उसको हाँ कर दिया, तो क्या रीज़न रहा, क्या चल रहा था उस दिमाग में? तिकड़म के लिए? हाँ, तिकड़म के लिए। देखिए क्या है ना, जैसे आपने बोला कि बहुत सारे इंटेंस रोल्स वगैरह कर रहा था मैं, मुझे ऐसा लगा कि मैं भी बोर हो रहा हूँ इससे, और अगर इसी तरीके का काम करता रहा तो अगर मैं बोर हो जाऊँगा तो ऑडियंसेस भी बोर होने लगेंगे, तो वो ब्रेक करना बहुत ज़रूरी था। एग्जैक्टली ऑपरचुन टाइम पे आई वो फिल्म मेरे पास, और प्लस अब बहुत अच्छी लिखी गई थी। मैंने डायरेक्टर के साथ मीटिंग करी, डायरेक्टर का विज़न भी बहुत अच्छा लगा, अब हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हो गए हैं उस फिल्म के थ्रू। वो एक बिल्कुल ही अलग हट के एक्सपीरियंस था वो, जो भी चीज़ें मैं कर रहा था, और वो मेरे लिए अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए, सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी थी वो फिल्म। सो उसमें काफ़ी सादगी और ये सब दिखा है, तो उसके लिए क्या मतलब क्या आपने वो किया किरदार के लिए, बिकॉज अभी तक तो हमने आपका एक वही कैरेक्टर देखा है। कुछ नहीं किया यार, क्या करेंगे, उसमें बहुत अच्छी तरह से लिखी गई थी फिल्म। उन दिनों मैं फादर बना नहीं था,
बट बनने का बहुत मन था मेरा, मतलब बच्चे होने का। उनके साथ 30-35 दिन रहना पूरी फैमिली के साथ कहीं बाहर जाके पहाड़ों में, उसने ही कुछ मैजिक कर दिया है। और ये अक्सर होता है कि अगर आप बहुत थोड़ा टाइम बिताओ एक दूसरे के साथ। मुंबई में क्या होता है कि आप जाते हो, सेट पे जाते हो या कहीं लोकेशन पे जाते हो, शूटिंग करते हो, वापस घर चले जाते हो, तो वो कनेक्ट टूट जाता है। जब आप बाहर जाते हो तो आप हमेशा साथ में रहते हो, नो, सो यू बिकम वन। तो आई थिंक दैट शोज ऑन स्क्रीन। सर एक बादल का काफ़ी एक वीडियो वायरल हो रहा है, थोड़ा हार्ट ब्रोकन जैसा भी है वो, लोग इमोशनल भी हो रहे हैं, तो सब अपना अपना राय उस पर दे रहे हैं। तो आप पर्सनली उनके साथ आपने कला में भी काम किया है और आपने कहा है कि वो काफ़ी नॉटी भी हैं, तो उस पर आपका मतलब वो वीडियो क्यों, मतलब क्या रीज़न होगा ऐसे पीछे, क्या लगता है आपको? क्या पता मुझे यार, ये तो बाबिल ही बताएगा ना, मुझे क्या पता क्यों किया उसने ये। और अगर किया भी है तो जो लोग अपनी राय दे रहे हैं वो ना ही दें तो अच्छा है ना यार। कुछ होगा यार, परेशान होगा या कुछ ऐसे एंग्स्ट में निकल गया होगा, कुछ छोटा है अभी, कुछ सीख रहा है ज़िंदगी में, ये सब चीज़ों को इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए, जाने दो उसको। हमने देखा है कि बड़े एक्टर्स रोल छोड़ देते हैं, लेकिन आपके साथ कुछ उल्टा हुआ है, आपने रोल छोड़ दिया और वो रोल किसी और को मिल गया। मैं बात कर रही हूँ इरफान जी की, और उसके बाद उनको कई सारे बॉलीवुड फिल्म्स भी मिले। मैं स्लम डॉग की बात कर रही हूँ, तो कहीं वो रिग्रेट? भैया इरफान भाई जो है ना, मेरे पिताजी हैं एक्टिंग में, मैंने छोड़ दिया और उनको मिल गया, ऐसे थोड़ी ना होता है यार। तो वो कहीं रिग्रेट कुछ है रिग्रेट, लेकिन वो मैं बता रहा हूँ क्या है उसमें, वो जो मिला था काम मुझे, वो उससे पहले कुछ और मिला था, तो उसके लिए डायरेक्टर को लग रहा था, डैनी बॉयल को, कि मैं बहुत बड़ा हूँ एज में। फिर ये आया तो ये मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी हुई थी स्लम डॉग मिलियनेयर की, ये बहुत ही कुछ था ही नहीं इसमें जब मैंने पढ़ा था, कि एक इंटेरोगेशन रूम में बैठा है पुलिस वाला, सवाल पूछ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। एक तो छोटा था, आई थिंक इरफान भाई के आने के बाद कुछ उसमें इजाफा हुआ, प्लस वो तो अकल ही नहीं थी मुझे शायद, कि ज़रूरी नहीं कि एक कमरे में अगर कोई कैरेक्टर बैठ के कुछ काम कर रहा हो तो वो फिल्म में नहीं दिखेगा। जब इरफान भाई ने किया तो उसका इम्प्रिंट इतना सॉलिड था, तो लगा थोड़ा कि एक चांटा मारता हूँ अपने आप को, बट अब क्या क्या कर सकते थे, निकल गया था टाइम। सर तो कह सकते हैं कि एक लेसन है आपके लिए वो? ऐसे बहुत सारे लेसन सीख के ना मैं फिर वही गलतियां करता हूँ, तो ये लाइफ है यार, ये सब चलता रहता है। सर इनसाइड 8 के बारे में मैं बात करूं तो जब आपको, क्योंकि वहाँ पे क्रिकेट तो आपको पसंद है, क्रिकेट है, लेकिन एक्टिंग तो है ही उसमें, लेकिन साथ में ना उसके साथ फिजिकल भी था उसमें। तो जब वो स्क्रिप्ट ऑफर हुई तो क्या चल रहा था आपके दिमाग में, और जब आपको ये पता चला कि क्रिकेट का ये दूसरा साइड भी है, तो कहीं ना कहीं मन में था यार ये भी ऐसा साइड भी होता है, एज अ फैन कि अगर मैं पूछूं? सबको पता होता है वो साइड वाइड यार, किसको नहीं पता है आईपीएल में ये सब साइड वाइड। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ऑनेस्टली अपना काम करते हो ना, सिंसियरली काम करते हो, अपने पूरा सब कुछ झोंक के, यूनिवर्स भी ना मैजिक करता है आपके साथ। तो उन दिनों बिल्कुल काम वाम था नहीं इनसाइड एज के पहले, तो बहुत आंग्स था, फ्रस्ट्रेशन था लाइफ में, कुछ हो नहीं रहा था। और ये देवेंद्र मिश्रा का भी कैरेक्टर ऐसा था कि जो मैं जिस चीज़ के थ्रू जा रहा था वो एग्जैक्टली वही फील कर रहा था वो। तो आई थिंक देवेंद्र मिश्रा एक ऐसा कैरेक्टर है जिसमें आई थिंक मैं कब आता हूँ और देवेंद्र मिश्रा कब जाता है, वो थोड़ा लाइन जो है ना, बहुत थिन लाइन है, वो थोड़ी सी ब्लर हो जाती है। तो आई थिंक हम दोनों बहुत ही सिमिलर लोग थे, तो मैंने अपना ही सब कुछ जो फील करा था वो उसमें डाल दिया। सर कौन सा किरदार है जो आप अभी तक आपने जितना भी करा है वो किरदार सबसे करीब है आपके? चैलेंजिंग सबसे ज़्यादा तितली था, तितली में जो किया था, और महारानी में जो किया था, चैलेंजिंग सबसे ज़्यादा वो था। सर एक चीज़ ना मेरे को समझ में नहीं, जैसे ओटीटी में ना बहुत सारे आर्टिस्ट और एक्टर्स ऐसे हैं जो सिंगल सीरीज़ अपने कंधों पे लेकर जा रहे, लोग पसंद भी कर रहे हैं, जैसे पंचायत हो गई, लेकिन जो स्टार वाला जो ऑब्सेशन है कि हम तो स्टार्स को ही लेंगे, तो वो क्या डायरेक्टर की डिमांड है या फिर प्रोड्यूसर का है, क्या है वो? सेलिब्रिटी के हिसाब से होता है ना यार सब कुछ। अगर प्रोड्यूसर को लगता है कि किसी बड़े स्टार को लेके उनका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा दाम में बिक सकता है या उसको ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सकता है कि एक बड़ा स्टार है उसके अंदर, तो उसके हिसाब से काम करते हैं वो। और कुछ क्या होता है कि कभी कभी कुछ स्क्रिप्ट्स भी ऐसी होती हैं जिसके अंदर कि बहुत पैसा डलना पड़ता है, तो अभी
उतना पैसा किसी नए एक्टर पे लगाना, क्योंकि इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व है इतना सारा, तो उसमें भी डर लगता होगा प्रोड्यूसर को, तो फिर स्टार चाहिए उनको। अब ये तो यार प्रोड्यूसर ही बता सकते हैं, डायरेक्टर, कि क्या चलता है उनके दिमाग में। मैं तो ये चाहता हूँ कि मुझे लिया करें। ऐसी कोई चीज़ है जो आप जब ने अपने जब स्टार्ट करा था इंडस्ट्री में और अब में बहुत चेंज है, तो वो एक चीज़ चेंज हो जानी चाहिए, अब बदलाव की काफ़ी ज़रूरत है इंडस्ट्री में? आई थिंक हम लोगों को बदलाव की ज़रूरत है, नहीं पता है मुझे, बट हम लोगों को बहुत ज़रूरत है अच्छी राइटिंग करने की उसको। और अच्छी राइटिंग तभी हो सकती है जब आप उसमें खूब सारा टाइम दो। अगर आपके पास अच्छा स्क्रिप्ट है तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व है। हम लोग वहाँ पे काफ़ी मात खाते हैं अभी भी। टेक्निकली हम लोग स्ट्रांग हो गए हैं, परफॉर्मेंस वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज़ अवेलेबल है आई थिंक। और राइटिंग में थोड़ा और ध्यान देना चाहिए हम लोगों को। सर, राइटिंग से याद आया कि आपने नसीरुद्दीन जी के साथ काम भी किया है, लिखा भी है और को प्रोड्यूस भी किया है, तो नेक्स्ट हम आपको कब देख सकते हैं? अभी कुछ नहीं लिख रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ एक्टिंग पे ध्यान दे रहा हूँ। कुछ ऐसी रैंडम चीज़ें लिखता रहता हूँ, बट उसका कोई मतलब मायने नहीं है। मे बी समथिंग विल कम आउट ऑफ इट, आई डोंट नो, बट या डेफिनेटली आई वुड लव टू राइट वन डे एंड डायरेक्ट वन डे। सो या आई डेफिनेटली वांट टू डू दैट, बट नॉट एनी टाइम सून। सर, नसीरुद्दीन शाह के साथ कोई एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहो कुछ? यार वो स्कूल हैं, क्या एक्सपीरियंस, बहुत ही कमाल के एक्सपीरियंसेस सभी। मैं उनके साथ कुछ 1-1.5 साल तक था मॉटली में, उनके साथ कुछ 40 एक शोज़ किए। एक प्ले था आर्म्स एंड द मैन। आई थिंक मुझे लगता है कि मैं बहुत इवॉल्व हुआ उनके साथ रह के और काम करके। ऐसा भी नहीं है कि हर चीज़ उन्होंने सिखाई या बतलाई, जस्ट बाय ऑब्जर्विंग हिम एंड हाउ ही works and how he goes about things and how he goes about his craft and the dedication towards his craft, it's incredible. सर, ऐसा कौन सा एक्टर है जिसके साथ आप काम करना चाहोगे? बचपन से अमिताभ बच्चन साहब का फ़ैन हूँ, तो उनके साथ तो ज़रूर करना चाहूँगा एक दिन अगर मौका मिला तो। नसीर भाई के साथ तो कर ही चुका हूँ, परेश भाई के साथ भी कर चुका हूँ, ओम पुरी जी के साथ नहीं कर पाया, इरफान भाई के साथ नहीं कर पाया, दुख है थोड़ा उस बात का। बट हाँ, बच्चन साहब के साथ ज़रूर करना चाहूँगा। और क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपके? यार अभी मैं एक फ़िल्म कर रहा हूँ, वो भी कॉमेडी फिल्म है, और हाँ कॉमेडी फिल्म है, और बड़ा मज़ा आ रहा है वो करने में। तो अभी यही है, और 3-4 चीज़ें और हैं जिनकी बातें चल रही हैं, तो आई थिंक अभी इट्स टू सून टू टेल एनीथिंग अबाउट इट। आपके लिए अवार्ड मायने रखता है? मिल जाएगा तो अच्छा है, नहीं मिलेगा तो और भी अच्छा है। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने कहा है कि यार आप तो बस आ जाना, हम अवार्ड दे देंगे, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? बहुत बार हुआ है, मैं गया ही नहीं कभी। सर, जाते जाते आप फैंस को क्या कहना चाहेंगे? कि आप ऐसे ही प्यार मेरे ऊपर बनाए रखिएगा, और मैं अपने तन मन धन से आपको एंटरटेन करता रहूँगा, और आपको हंसाता रहूँगा, रुलाता रहूँगा, डराता रहूँगा। तो बट थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग।